अपने अपने वाक्य कहे हैं, अपनी अपनी बातें कही हैं, अर्थ सबका या जो कह सकते हैं कि दृश्य सबकी लगभग एक ही है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में समस्त संस्कृत काव्य शास्त्रियों की दृष्टि लगभग एक जैसी है, भले ही उन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने ढंग से बातें कही। आजकल की शब्दावली में जो ये प्रयोजन शब्द है, इसका तात्पर्य लिया जाता है कि जैसे काव्य हेतु है, काव्य का उद्देश्य है, या काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति है, या मूल्यांकन है, ये सारे जो तत्व हैं ये सब मिला करके काव्य प्रयोजन बनते हैं आधुनिक अर्थों में। कभी कभी इसका अर्थ काव्य के फल के रूप में यानी काव्य के परिणाम के रूप में भी लिया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने किसी भी विषय के अध्ययन के लिए 4 क्रम निर्धारित किए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत भी यहाँ से कर सकते हैं कि संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने किसी भी विषय के अध्ययन के लिए 4 क्रम निर्धारित किए हैं। पहला है प्रयोजन, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है संबंध और चौथा है विषय वस्तु। प्रयोजन, अधिकारी, संबंध और विषय वस्तु, और इन चारों क्रमों के समुच्चय को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। अनुबंध चतुष्टय। और ये माना संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने और पुराने आचार्यों ने कि किसी भी विषय का हमें अध्ययन करना है, इसी अनुबंध चतुष्टय में बांध करके देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसका प्रयोजन क्या है, इसके अधिकारी कौन है, इसके अधिकारी पात्र कौन है, इसका संबंध किनसे जुड़ता है और उसकी विषय वस्तु क्या है। अगर इन 4 क्रमों में हम देखेंगे तो विषय को ठीक से निर्वचित कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसका नाम अनुबंध चतुष्टय दिया। आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो इसमें पहला स्थान और महत्वपूर्ण स्थान है वह प्रयोजन का है। यानी संस्कृत काव्य शास्त्रियों के अनुसार अगर किसी कार्य में जब तक कोई प्रयोजन नहीं है तब तक उसके ग्रहण करने में बाधा है या उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। संस्कृत में वो लिखते हैं यावत प्रयोजनम नोक्तम, मतलब न उक्तम, यावत प्रयोजनम नोक्तम तावत तत्केन गृह्यते। यावत प्रयोजनम नोक्तम तावत तत्केन गृह्यते, यानी जब तक कि प्रयोजन को कहा न गया हो या प्रयोजन स्पष्ट न हो तब तक विषय का ग्रहण नहीं हो सकता या विषय के अभिग्रहण में बाधा आएगी। तो इस तरह से प्रयोजन को किसी भी कार्य के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में रखा गया। और काव्य शास्त्र हो, चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे साहित्य पढ़ें। क्या सुमन जी आपने उठाया था, कुछ पूछना है? सुमन मिश्रा जी। यस सर, मैं पूछ रही थी कि इसका अर्थ आपने क्या बताया? मैंने बताया कि जब तक कोई प्रयोजन कथित न हो, बताया न गया हो किसी विषय में, किसी कार्य में, तब तक उसका अभिग्रहण नहीं हो सकता, उसका अभिग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं इस बात से ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत काव्यशास्त्र और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों में किसी भी विषय के अध्ययन में प्रयोजन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ अधिकारी, संबंध और विषय वस्तु, इन तीनों को भी महत्व दिया गया है। चाहे वो काव्य कर्म हो, चाहे वह कोई भौतिक कर्म हो, वो भी कर्म हो, सबको प्रयोजन से जोड़ के रखा गया है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, क्यों करें हम ये, क्यों इससे क्या होगा, इसका क्या परिणाम है, क्या फायदा होगा। तो इसको लेकर के फिर आप वही इतिहास में जाएंगे, भरत मुनि के पास हम पहुंचते हैं। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन के संबंध में आरंभिक संकेत करते हैं। काव्य उनके लिए नाटक है या नाटक ही उनके लिए काव्य है। तो उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकोपदेश, विश्राम, बुद्धि विकास, नैतिक शिक्षा, हित एवं विनोद काव्य के ये प्रयोजन है। यानी धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की सिद्धि हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये चारों पुरुषार्थ जिनकी गणना की गई,
धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके अलावा लोकोपदेश, विश्राम, विश्राम को उन्होंने विश्रांति कहा, और वह विश्रांति जो थके हुए व्यक्ति को आराम करने से आती है, उसी तरह से मानसिक रूप से अगर उद्विग्न व्यक्ति है उसको अगर काव्य विश्रांति प्रदान करे तो यह भी काव्य का प्रयोजन है। बुद्धि का विकास, जिसको बुद्धि विकास कहा उन्होंने, नैतिक शिक्षा, काव्य से नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए, हित यानी लाभ, कल्याण की भावना हो, विनोद यानी मनोरंजन का भी उपाय हो। ये 8-10 तत्व जो है भरत मुनि ने माने कि काव्य के प्रयोजन है। बाद में भामह ने भी भरत की तरह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और प्रीति को एक नया शब्द जोड़ा, प्रीति, प्रेम, स्नेह, मानव मात्र के प्रति प्रेम, इसको काव्य के प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया, ये काव्य के प्रयोजन के रूप में। और यह भी कहा कि जिस काव्य में प्रयोजन इस अर्थ में सुरक्षित नहीं हो, जो वो कह रहे हैं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और प्रीति, अगर ये नहीं है तो ऐसा काव्य सामान्य काव्य है या अकाव्य है। इसी तरह भामह की तरह वामन ने भी काव्य को ऐहिक और आमुष्मिक, मतलब सांसारिक और पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, मतलब इस धरती का और धरती से परे, दोनों ही संदर्भों में फल देने वाला, परिणाम देने वाला, मुक्ति देने वाला कर्म माना है। तो काव्य प्रयोजन से उनका आशय वामन का यह है कि वो हमें सांसारिक और जो आमुष्मिक दुनिया है, यानी जो दैविक दुनिया है, हमारी सांसारिक दुनिया से परे जो दुनिया है, वहां पर भी वो हमें आनंद प्रदान करता है। दंडी ने जो काव्यात्मक की रचना है उसमें उसके शुरुआती 4 श्लोकों में उन्होंने प्रयोजन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि सहृदयों की प्रियता, कीर्ति का विस्तार, धनार्जन, विपत्ति से रक्षा, असाधारण आनंद और मनोवांछित फल की प्राप्ति, ये सब काव्य के प्रयोजन है। क्या कहा उन्होंने? सहृदयों की प्रियता, कीर्ति का विस्तार यानी यश 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 होना, धनार्जन धन की प्राप्ति, विपत्ति से रक्षा, असाधारण आनंद और मनोवांछित फल की प्राप्ति, ये काव्य के प्रयोजन है। कुंतक क्या कहते थे? कुंतक ने इसको एक खास संदर्भ में व्याख्यायित कहा था। उन्होंने कहा था कि उनकी किताब है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। तो कहते हैं कि मंद बुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करना, धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, लौकिक यानी सांसारिक पुरुषों के लिए सदैव नए व्यवहार और चतुर्वर्ग फल के आस्वाद से भी तीव्र और उत्कृष्ट अंतश चमत्कार काव्य के प्रयोजन। कहते हैं कि अगर हम कविता को, जैसे पहले ये भी होता था ना कि जो आप लोग पंचतंत्र की कहानी सुने होंगे कि पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने जब रचा था तो उन्होंने दरअसल राजा के मूर्ख बच्चे थे जिनको नीति शिक्षा ज्ञान से उनको इंटरेस्ट नहीं आता था, कोई शिक्षक उनको पढ़ा नहीं पाता था, तो राजा बाकायदा गुरु को अपॉइंट करते थे कि वो ट्रेनिंग दे, पढ़ाए हमारे बच्चों को। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियां गढ़ते हैं, वो जानवरों और बिल्लियों और कुत्तों की कहानी के माध्यम से नैतिक नीति, राज्य नीति, दंड नीति, अर्थ नीति, इन सबकी शिक्षा उनको देते हैं। तो जो कवि आचार्य हुआ करते थे उनको भी बाकायदा नियुक्त किया जाता था कि वे भी अपने तरीके से अपने जो राजा के की संतानें हैं उनको शिक्षित करें। वह केवल राजकुमारों को शिक्षित करने तक या धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम के जो चारों पुरुषार्थ है उनको प्राप्त करने, या जो सांसारिक मनुष्य हैं उनको हमेशा सदैव नए व्यवहार और जो चतुर्वर्ग के फल हैं उनके आस्वादन से भी सूक्ष्म और तीव्र अंतः चमत्कार उत्पन्न करना काव्य का प्रयोजन है।
आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा और ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने कहा कि सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन काव्य का वही है कि वह चतुर्वर्ग फलों की प्राप्ति को प्रदान करे। बाद में मम्मट ने, क्या आप ध्यान रखिएगा, मम्मट सबसे प्रसिद्ध है काव्य प्रयोजन के संबंध में, सबसे ज्यादा कथन उन्हीं का कोट किया जाता है। मम्मट कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे। मैं आप लोग को अलग से दिखा नहीं रहा हूँ, लिखा, क्योंकि जो आप मेरा वीडियो रिकॉर्डेड देखिएगा यूट्यूब वाला, उस पर सारे श्लोक लिखे हुए भी हैं और मैंने बाकायदा विश्लेषित भी किया है। क्योंकि मैं उस रिपीटेशन से बचना चाहता हूँ, उस समय को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ या लिख के आपको दिखा नहीं रहा हूँ। उसमें देख लीजिएगा, अगर छूटा रहेगा तो उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। मम्मट कहते हैं, काव्य में यशसे, काव्य का प्रयोजन क्या है? यश से, यश की प्राप्ति, ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि, अर्थ कृते, अर्थ मत धन होता है तो धन की प्राप्ति, व्यवहार विदे, व्यवहारिक जीवन का संज्ञान, शिवेतर क्षतय, शिवेतर क्षतय मतलब जो शिव से इतर हो, शिव मतलब होता है कल्याणकारी, तो शिव से इतर या शिवेतर यानी अकल्याणकारी, उसके क्षतय यानी उसके विनाश के लिए, जो अकल्याणकारी है उसके विनाश के लिए। काव्य में अर्थकृत व्यवहार विधि शिवेतर क्षतय सद्य परिनिवृत्त, सद्य परिनिवृत्त मतलब तत्काल मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। हम जीवन में मर जाते हैं, क्या करते हैं, तब जाके मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर एक श्रेष्ठ काव्य हम पढ़ लेते हैं, महान रचना पढ़ लेते हैं, कोई महान कला रूप हम देख लेते हैं, तो हम उससे लगता है कि जीवन हमारा सफल हो गया थोड़ी देर की, तत्काल में एक मुक्ति का बोध होता है। हम अपनी तमाम जड़ताओं, सीमाओं, कुंठाओं से निकल करके उस कला के आस्वादन में डूब जाते हैं, उस कला के आनंद में डूब जाते हैं। तो कविता का या काव्य का एक प्रयोजन यह भी है कि वह सद्य परिनिवृत्त, तत्काल मोक्ष आपको देता है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य निवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। कांता मतलब होता है पत्नी या प्रेयसी। कांता मतलब काव्य का एक प्रयोजन यह भी है कि वह उपदेश दे, लेकिन कैसे दे? तो पत्नी या प्रेयसी की तरह की प्रिय भाषा में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कोई उपदेश शुष्क तरीके से देता है, कोई आकर्षक तरीका नहीं है उसका, तो हम उस बात पर ध्यान नहीं दें। लेकिन अगर उसको हम अपने, हमारी पत्नी जिससे प्रेम करते हैं या हमारी प्रेयसी जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो अगर उसको कहे उसी बात को, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती। क्यों? इसको काव्य शास्त्र की भाषा में समझे कि जैसे दो पंक्तियां मिलती हैं आपको, जैसे सूखा पेड़ खड़ा है, अब एक व्यक्ति कहे कि शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, तो बात तो भी वही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि नीरस तरु विलसति पूर्णतः, रसहीन तरु मतलब वृक्ष सामने सुशोभित हो रहा है। तो दोनों ने एक ही बात कही, वो उसने कहा सूखा, इसने कहा नीरस, लेकिन सूखे में एक तरह का सूखापन है, हम उस वाक्य के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। लेकिन नीरस तरु विलसति पूर्णतः में एक सौंदर्य बोध पैदा होता है, एक कलात्मक आस्वाद, कलात्मक आनंद पैदा होता है, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कांता समितयोपदेश का ये का आशय यही कि जिस तरह से प्रेमी या पत्नी अपनी प्रिय वाणी में कोई उपदेश या कोई सत्मार्ग दिखाती है, कोई नीति के वचन कहती है, तो वह भी पुरुष को कहीं से भी अनाकर्षक नहीं लगता, बल्कि वो उस पर गंभीरता से विचार चिंतन करता है, उस पर आकर्षित होता है। उसी तरह से जो काव्य है वह भी उपदेश देता है, लेकिन कैसे देता है? तो कांता समित उपदेश, प्रेम में, प्रीतिकर भाषा में, प्रेम में भाषा में देता है। ये मम्मट ने कहा। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि चतुर्वर्ग सुख और काव्य का आनंद ही काव्य के प्रयोजन है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा है, आप जब मेरा वीडियो देखिएगा उसमें पूरा लिस्ट मिलेगी। उसमें जो आधुनिक हिंदी के कवि हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं। जैसे मैथिली शुभगुप्त ने कहा कि केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
केवल मनोरंजन ही न हो कविता का उद्देश्य, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत उपदेश भी हो, उसका मर्म भी हो, वो भी शामिल होना चाहिए। तो ये मैथिली षणमुक्त ने अपने समय के अनुसार कहा था। उसके पहले तुलसीदास ने कहा था, क्या कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कि सबकी सबका हित हो कैसे, तो सुरसरी के समान, जैसे देवताओं की नदी सुरसरी, देवताओं की नदी क्या है, गंगा। गंगा जैसे सबका भला करती है, कल्याण करती है, सारे पाप धो देती है, उसी तरह से कविता में भी यह भावना हो कि सबका कल्याण हो। यानी काव्य का एक बड़ा प्रयोजन, जैसे मम्मट को आप ध्यान में रखिए, जब कहते हैं यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, तो यश की प्राप्ति तो हो जाती है अभी भी, अगर आप अच्छी कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो यश प्राप्त हो जाता है। अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति पता नहीं होती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, रीति काल में होती थी। लोग कविताएं लिखते थे और अर्थ की प्राप्ति करते थे, दरबारी कविताएं, कोर्ट पोएट्री। लेकिन उसके बाद जो उसके पहले जो तुलसीदास या कबीरदास ये लोग लिखा कह रहे थे, सुन रहे थे, इनको कौन सा पैसा मिल रहा था, बल्कि इनको राज दरबार में बुलाया जाता था, ये लोग जाते ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं साहित्य के प्रयोजन के रूप में, काव्य के प्रयोजन के रूप में अर्थ की प्राप्ति का जो प्रयोजन है उसको कम महत्व दिया गया। आज भी देख लीजिए, आप जो कहानियां पढ़ते हैं, जो सिलेबस में पढ़ते हैं, और जो फिल्मों की कहानियां हैं, जो फिल्मों में कहानियां लिखते हैं उनको खूब पैसे मिलते हैं, वो भी साहित्य ही लिख रहे हैं, कहानियां ही लिख रहे हैं। और कुछ और भी हैं जो जो भूखे मर गए, और मरने के बाद अधिक से अधिक ये हुआ कि उनको कोई सरकारी पुरस्कार मिला और पाठ्यक्रम में लगा दिए। लेकिन यह है कि अस्थायी महत्व इन्हीं साहित्यकारों का होगा। वो तो थे मनोरंजन का साहित्य लिखा जाता है फिल्मों में, खाली इंटरटेनमेंट। फिल्म सिनेमा उद्योग का मोटो है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। मनोरंजन ही उनका उद्देश्य है। हमारे यहाँ मनोरंजन नहीं है, हमारे यहाँ हमारे जीवन में सार्थक परिवर्तन भी अगर कर सके कविता, यह देखा जाता है। इसीलिए गुप्त ने कहा था कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। या तुलसीदास ने कहा कि सुरसरी सबका हित होई, सबका हित होना चाहिए, सबका कल्याण की भावना काव्य में होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी के कवि हैं केदारनाथ सिंह, वो कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। यानी हम चावल खा रहे हैं, कंकड़ी आ गई, तो इस कविता का सीधे शब्दार्थ मत लीजिए, भावार्थ लीजिए। हमारे जीवन के में जो कुछ भी सुंदरतम पक्ष है, उनमें बाधा पैदा करने वाली, कंकड़ी के रूप में आने वाली प्रत्येक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं से हमारे स्वाद को बचाए रखने की कवायद है कविता। ये उद्देश्य है कविता का कि जब भी समाज बदलता है, हम लोग को कभी कभी लगता है ना कि समाज साहित्य से बदलता है, लेकिन कभी संभव नहीं है ये। साहित्य समाज को नहीं बदल सकता। ये होता है कि समाज बदलता है अपने आर्थिक सामाजिक नियमों से। एक स्थिति से समाज जब दूसरी स्थिति में ट्रांजिट कर रहा होता है, परिवर्तन कर रहा होता है, बदल रहा होता है, तो कुछ कुछ जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो जीवन मूल्य हैं, उनको सहेजने का, बचाने का काम साहित्य या कविता करती। जैसे यही एक दौर में, जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, जहां पर तथाकथित रूप से प्राण संकट में है, तो लोग थोड़े स्वार्थी भी हो रहे हैं, थोड़े परोपकारी भी हो रहे हैं, कुछ इसी में मुनाफे भी कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह तमाम काम चल रहे हैं। लेकिन इसी में जो मनुष्यता की रक्षा कर रहा है, इसी में जो अपना सब त्याग करके दूसरे के हित के लिए खड़ा है, वही उसी को बचाने की, उसी की बात कहने का काम साहित्य करता है, उसी को प्रमोट करता है साहित्य, काव्य। तो कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का आशय यही है। आप देखेंगे कि विभिन्न आचार्यों ने कभी आनंद की सृष्टि के लिए, कभी राजकुमारों को, जो पुरानी परंपरा है, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, कभी अर्थ की प्राप्ति के लिए, कभी राजा के विश्वास पात्र बनने के लिए, कभी शिवेतर जो तत्व हैं उनसे अपनी रक्षा के लिए, कभी धर्म के प्रचार के लिए, कभी लोक के विश्रांति के लिए, कभी व्यवहार कुशलता के लिए, कई प्रयोजनों की गणना की है।
अगर आप इन प्रयोजनों का वर्गीकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि संस्कृत के आचार्यों की जो काव्य दृष्टि है बहुत बहुत ही गहन व्यापक है, और काव्य को वो सिर्फ एक शाब्दिक क्रिया नहीं मानते या भाषिक क्रिया नहीं मानते, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाने वाली सकर्मक क्रिया के रूप में भी देखते हैं। उनके अनुसार इसका मुख्य प्रयोजन है प्रीति, आनंद, रस, रसास्वाद, और व्यवहारिक दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोक व्यवहार की शिक्षा, लोक विश्रांति, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति वगैरह वगैरह। ये आप जोड़ सकते हैं, ये भौतिक या व्यवहारिक रूप से है, लेकिन जो आत्मिक रूप से है, मुख्य जो उसका प्रयोजन है वो प्रीति, आनंद और रसास्वादन। तो भारतीय दृष्टि में आप देखिएगा तो समाज के संरक्षण का मूल आधार जो रहा है वो धार्मिक और नैतिक सदाचरण रहा है, और इसी तत्व को ध्यान में रख करके जो भारतीय काव्य शास्त्री या संस्कृत काव्य शास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी सामाजिक प्रयोजन, ये काव्य प्रयोजन के रूप में सामाजिक नैतिकता के संरक्षण की बात बार बार की है। तो मुझे लगता है कि आज का व्याख्यान पर्याप्त है काव्य प्रयोजन को समझने के लिए। जितना मैंने बताया है उसमें लेकर कोई उलझन आ रही तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग क्लास बंद करेंगे और मैं लेक्चर भेजूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा। पूछना है किसी को? बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ ना? नो सर। नहीं सर। मतलब समझ में आया? हाँ, कोई पूछेगा? जी सर। सर आप इसके बारे में बता रहे थे ना, सहृदय कीर्ति कारण, इसका पूरा पूरा बता दीजिए ना सर। आप पूरा पूछिए तो पूरा बताऊं। सर आप बता रहे थे कि इसमें ये विषय होना चाहिए, सहृदय कीर्तिलता धनार्जन। ओ मम्मट वाला। यस सर। काव्यम यशसे अर्थकृते। यस सर। यस सर। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। यानी काव्य का उद्देश्य क्या है? यशसे, यश की प्राप्ति या प्रसिद्धि की प्राप्ति। हम लोग कविता लिखते हैं तो सोचते हैं कि हमारा भी थोड़ा नाम हो, साहित्य लिखते हैं तो कोई जाने हमको। यश की प्राप्ति उद्देश्य प्रयोजन है। दूसरा अर्थकृति, धन की प्राप्ति। तो धन की प्राप्ति का जो उद्देश्य, जो कि पुराने आचार्यों ने लिखा था, उस समय आचार्यों को खासकर जो दरबारी कवि थे उनको मिलता था पैसा, फायदा है ना, उसके लिए उनको पेमेंट होता था। कहीं ना कहीं अर्थ की प्राप्ति भी उसका प्रयोजन था। आज के दौर में वो प्रयोजन मुख्य रूप से नहीं है। जो शिष्ट साहित्य है, जो वास्तविक साहित्य है, उसमें कितने पैसे साहित्यकार को मिलते हैं? अब तो मान लीजिए प्रकाशक अच्छे हो गए हैं, सिनेमा में भी बहुत सारे आपके अच्छे साहित्यकार लिख रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा रहा है कि लंबे समय तक साहित्यकार भूखमरी के शिकार रहे, चाहे मुक्तिबोध रहे हो, मर गए, निराला मर गए, गरीबी में मर गए। मरने के बाद उनकी रचनाओं को पुरस्कृत किया गया, बहुत सारी रचनाएं तो मरने के बाद प्रकाशित हुई, उनको तो नहीं मिला कुछ अपने जीवन में। तो अर्थ की प्राप्ति कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है। पैसे की प्राप्ति कभी भी मुख्य उद्देश्य साहित्य का या काव्य का प्रयोजन नहीं रहा है। फिर भी एक ऐतिहासिक दौर में यह प्रयोजन तो रहा है। इसलिए मैंने कहा काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। व्यवहार विदे मतलब व्यवहारिक जीवन का संज्ञान। आपने काव्य हेतु पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ना, जब शक्ति कवित्व बनाई बेगी जिहि जन्म नक्षत्र में दीन बिताते, काव्य की रीति सीखी सु कबीर सु देखी सुनी बहुलोक की बातें। जिसे हम लोग व्युत्पत्ति कह रहे थे, शास्त्र अध्ययन, है ना, और तो शास्त्र अध्ययन में ही कहीं ना कहीं लोक व्यवहार की शिक्षा भी आती है कि हमें जो हमारा जो व्यवहारिक जीवन हो, व्यवहारिक गतिविधियां हो, वो कैसी होनी चाहिए। और यह भी प्रयोजन राजाओं के बेटे के को शिक्षा देने से जुड़ा हुआ है। राजा के बेटे की दुनिया बड़ी सीमित होती थी, तो पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक राजा से परे एक व्यक्तित्व के रूप में कैसा व्यवहार करना, ये सारी शिक्षा देना भी काव्य का प्रयोजन ऐतिहासिक दौर में वो था। अब वो भले ना हो। अब कौन सी कविता पढ़ करके आप आचरण सीखते हैं? कोई कविता ऐसी नहीं जो हमको ये बताए कि हमको कैसा आचरण समाज में करना चाहिए, है ना। तो वो उद्देश्य था। लेकिन चूंकि हम पूरी परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं, इनकी बातों का उल्लेख करेंगे।
काव्यम यशस्वी अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते। शिवेतर क्षते, शिव इतर क्षते, शिव से जो इतर, शिव मतलब कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम सुना है ना, तो सत्य, शिव और सुंदर, जो सच्चा भी हो और कल्याणकारी भी हो वही सुंदर होता है। तो शिवेतर जो है यानी जो कल्याणकारी नहीं है उसका विनाश करना भी ये उद्देश्य है। जैसे आपको पता होगा कि तुलसीदास ने हनुमान बाहुक लिखी थी। हनुमान बाहुक इसलिए लिखी थी क्योंकि उनको बातोड़ रोग हो गया था, उनके शरीर में जगह जगह बाल टूट जाते थे और घाव बन जाता था। उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये लिखा था और भुजाओं में उनके पीड़ा थी, हनुमान बाहुक इसीलिए लिखा, बाहु में पीड़ा थी, गिल्टियां वगैरह निकल रही थी। तो एक वो उद्देश्य भी जोड़ दिया गया, लेकिन ये सब चीजें बहुत ही लिमिटेड है, सीमा तक है। मुख्य जो प्रयोजन काव्य का है जो अभी भी प्रासंगिक है वो आपको निकालना उसमें से। तो एक तो हो गया यश की प्राप्ति, व्यवहार विधि, व्यवहारिक संज्ञान, व्यवहारिक जीवन में भी हम कुछ न कुछ साहित्य के माध्यम से बचे रहते हैं, बने रहते हैं। और सद्यः परिनिवृत्त, तत्क्षण मुक्ति के लिए, तत्काल मुक्ति के लिए। जीवन मरण शरीर से मुक्ति नहीं, हम इस जीवन में रहते हुए अगर श्रेष्ठ साहित्य हम पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी रचना पढ़ लेते हैं जो हमें सराबोर कर दे, तो हमको लगता है कि जैसे मुक्त हो गए, तमाम चिंताएं दुश्चिंताएं हमारी कुछ देर के लिए समाप्त हो जाती है। तो यह भी साहित्य का आज भी उद्देश्य है। फिर कांता समितयोपदेशु जी, प्रेम पूर्ण भाषा में, जैसे प्रेयसी या पत्नी जिस भाषा में उपदेश देती है, नैतिक आचरण की शिक्षा देती है, उस तरह की भाषा में भी में साहित्य भी हमें शिक्षित करता है। मतलब आकर्षक तरीके से नैतिक बातें कहना, यह साहित्य का प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन बम्मट के अनुसार रहा है। ठीक है, ठीक है सर। और थैंक हाँ यू सर। ठीक है, और तो लोग किसी के पास सवाल नहीं है? ठीक है, फिर मैं क्लास समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास।